जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजन एंड फ्यूजन का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे थे, उसमें आज पार्ट 2 का वीडियो आया है। इसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के बारे में बात करेंगे। जो इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, 3 स्टेजेस प्रोग्राम है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। इंडिया में डिफरेंट रिसर्च रिएक्टर्स यूज़ होते हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये सारी बातों को करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इंडिया में, उनके बारे में देखेंगे। और प्रॉपर एटॉमिक पावर स्टेशंस कहाँ पे हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये पूरा रिवॉल्व करेगा इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कैपेसिटी है, पावर स्टेशन है, इन सारों चीज़ों के बारे में बात होगी। तो हम लोग देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहे हैं, पूछ रहा है आपसे, IAS 2001 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, तो आपके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है ताकि आपकी चीज़ें आसान हो जाए और आप एक बार में जाके जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ें वैसे ही नीचे देख लें कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, एस्टेटीन है क्या? हाँ बिल्कुल, एस्टेटीन ये दिया हुआ है। ठीक है, फ्रैंक्शियम देखते हैं। हाँ फ्रैंक्शियम भी है, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या होता है? ट्रीटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जहाँ पे एटॉमिक वेट सेम रहता है। एटॉमिक वेट सेम होने का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं, और जहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं उसको क्या कहते हैं? उनको आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीटियम है, इसके 2 और भाई हैं। ठीक है, मतलब 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के जो कि रेडियो एक्टिव हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, और तीसरा होता है ट्रीटियम। ठीक है, तो ये तीनों जो आइसोटोप हैं ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन के। ठीक है, लास्ट में है जिरकोनियम। जिरकोनियम नहीं है कहीं भी लिस्ट में। ठीक है, जिरकोनियम नहीं है, तो जिरकोनियम जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। जिरकोनियम whose atomic number is 40 is not radioactive element. Generally those elements whose atomic number is above 80 considered as radioactive elements except technetium and promethium. ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, टेक्नीशियम और प्रोमेथियम जो है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पर उनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या है? वो 43 और 61 है। जनरली ऐसा देखा गया है जिनके जो आइसोटोप, ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन के नंबर जो है 80 से ज़्यादा होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंसिडर्ड किए जाते हैं। पर टेक्नीशियम और प्रोमेथियम जो है, इनके प्रोटॉन्स 80 से कम है, 43 और 61 रिस्पेक्टिवली हैं, फिर भी ये लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये। They both are radioactive elements whose atomic number is less than 80. According to question, astatine with atomic number 85, francium atomic number 87 are radioactive elements, while tritium is radioactive isotope of hydrogen. ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच यूरेनियम आइसोटोप इन न्यूक्लियर प्लांट्स इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब आपको बताया था, तो हमने बताया था यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल यूरेनियम है। ठीक है, ये कब अनस्टेबल होते हैं? जब यूरेनियम 235 में क्या होता है? न्यूट्रल्स का बॉम्बार्डमेंट होता है, न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, तब ये यूरेनियम 236 हो जाते हैं, और तब ये जाके आपस में डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। बेरियम में, क्रिप्टन में 3 अलग न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर न्यूक्लियर फिजन होने लगता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। यूरेनियम 235 इज द राइट आंसर। ठीक है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 आर द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 235 is the isotope of uranium that is used in nuclear reactors. Natural uranium contains only 0.7% of U235, and most nuclear reactors require a U235 concentration between 3 to 4%. इसी 3 से 5% प्रतिशत को एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, इसी को एनरिचमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जब यूरेनियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है 3 से 5% तक, तब उसी को एनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है, और तभी ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। उसके बाद अगर हम और बढ़ाते जाएंगे, ये अगर 80% तक हमने एनरिच कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे? फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स के यूज में काम आते हैं। ठीक है, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होने लगते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कंडक्टर्स हैं, पर इनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो सकती है। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आराम से, पर इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। यूरेनियम, या अगर थर्मल पावर प्लांट है तो यूरेनियम, सॉरी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो यूरेनियम, और थर्मल पावर प्लांट है तो कोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 41 बीपीएससी 95 में पूछा गया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स। तो ये तो बहुत आसान है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, तो आप बताइए अल्फा रेज में कौन सा चार्ज होता है, बीटा रेज में कौन सा चार्ज होता है, और गामा रेज में कौन सा चार्ज होता है। इसको हम लोग ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं आगे। 42 नंबर देखते हैं, आरएएस का क्वेश्चन है 92 का। वॉट हैपन्स इफ कंट्रोल रॉड्स आर नॉट यूज। तो हमने आपको जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स बताए थे। उसमें एक एलिमेंट था कूलेंट, उसमें एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कूलेंट, और एक एलिमेंट से कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये हमने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, आपको याद है कि नहीं। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज़ जाके एक बार वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन वाला चैप्टर है उसको पढ़िएगा। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात की गई है कि कैसे स्टार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बाद किन किन प्रोसेस से या क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल में रहे, एटॉमिक बॉम्ब ना बन जाए न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी अपने न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन वाले जो चैप्टर है हमारा उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपकी पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, फिर आप जो ये क्वेश्चन है बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। एटलीस्ट अगर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वरना ऐसे क्या होता है, ऐसे समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये है वो है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाके एक बार देख लें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर क्या कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है कि जब यूरेनियम 235 होता है, हल्के से आपको बता दे रहे हैं, ओवरव्यू दे दे रहे हैं। यूरेनियम 235 क्या होता है, न्यूट्रॉन से इनको बॉम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, बॉम्बार्ड किया जाता है तो फिर इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें बहुत ढेर सारे सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो है निकलने लगते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन ढेर सारे निकलने लगते हैं। ठीक है, अब इन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट किया जाता है। ठीक है, मॉडरेट क्यों, क्योंकि इन जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहती है। अब मान लीजिए 10 न्यूट्रॉन निकले हैं, ठीक है, 10 न्यूट्रॉन निकले और बहुत हाई स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको कूल डाउन करने के लिए हम कूलेंट्स या मॉडरेटर्स का यूज़ करते हैं, सॉरी मॉडरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडरेटर्स का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर्स में एलिमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, तो हैवी वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, ड्यूट्रियम यूज़ करते हैं, पैराफिन यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है, ये स्लो डाउन करते हैं फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को। जब फिजन होता है तब सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको धीरे करने के लिए, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए ये क्या मॉडरेटर्स यूज किए जाते हैं। और ये मॉडरेटर्स बहुत रिच होते हैं प्रोटॉन्स में। ठीक है, तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की तरफ जाएंगे ना, मतलब निगेटिव न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रल है, तो ये क्या होंगे, व्हेन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कोलाइड हेड ऑन विद प्रोटॉन्स देयर एनर्जीज आर इंटरचेंज एंड दस न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन। ठीक है, तो आपको ये कैसे समझाएं, जल्दी से बता देते हैं। ये प्रोटॉन्स ढेर सारे रहते हैं इसमें मॉडरेटर्स में, और जब न्यूट्रॉन्स इनसे टकराते हैं तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इनकी एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी पास ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में वो होता है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या करता है, कंट्रोल रॉड्स क्या करता है, ये न्यूट्रॉन्स जो स्लो हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है या एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। क्यों, क्योंकि हमें मान लीजिए 10 न्यूट्रॉन्स निकले हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ 6 ही न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत है, बाकी 4 न्यूट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो उनको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा ना, नहीं तो वो फिर रिएक्शन कर सकते हैं आगे जाके और चीज़ों और यूरेनियम्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो 4 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा रिलीज हुए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज होती है। ठीक है, कंट्रोल रिएक्शंस के लिए कंट्रोल रॉड यूज होती हैं। एटॉमिक बॉम्ब में यही नहीं यूज होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोसेस होता है, पर कंट्रोल रॉड्स नहीं होती हैं उसमें, इसीलिए अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है, जो कि हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं और हाईली लीथल होते हैं। तो इनका काम क्या होता है,
कि अगर कंट्रोल रॉड्स नहीं होंगे तो आउट ऑफ बाउंड्स चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। अब कंट्रोल रॉड्स किसके किसके होते हैं, हमने देखा था कैडमियम के होते हैं, ठीक है। कैडमियम की रॉड हो सकती है, बोरॉन की रॉड हो सकती है, जिंक की रॉड हो सकती है। इसमें क्या होता है, रॉड ऐसे ऐसे होती हैं, रॉड ऐसे ऐसे होती हैं, इनमें इनके बीच में छोटे छोटे होल रहते हैं, ठीक है। होल के अंदर आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स और ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिमिटेड न्यूट्रॉन्स ही रहते हैं जो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कंट्रोल रॉड्स की। अब हम लोग कूलेंट के बारे में भी देख लेते हैं लास्ट में। तो लास्ट में कूलेंट क्यों यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने पे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है चारों तरफ, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए, मतलब एकदम गर्म ना हो जाए, एकदम उबलने ना लगे, वरना और चीज़ें और वो लीथल हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है, कूलेंट यूज़ किए जाते हैं। कूलेंट जनरली जैसे हैवी वाटर हो गया, ठीक है, हाई, और क्या है, लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर हो गया और लिक्विड सोडियम हो गया, ये यूज़ होते हैं किसमें, कूलेंट के तौर पे। क्योंकि कूलेंट क्या होते हैं, ये एनर्जी, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये एनर्जी को, मतलब हीट एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम भी कई बार जनरेट हो जाती है, सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होती है, जिससे टरबाइन मूव होने लगती है। तो ये एक और एक्स्ट्रा एनर्जी इससे आ जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा अप्लायंसेस इससे यूज़ हो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें जनरेट हो जाती है। तो देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्या बोल रहा है आपसे, कंट्रोल रॉड क्यों यूज़ होते हैं, रिएक्टर विल स्टॉप वर्किंग, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स, बिल्कुल सही है, चेन प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, ऑप्शन बी। कंट्रोल रॉड कंस्टिट्यूट्स अ रियल टाइम कंट्रोल ऑफ फिजन प्रोसेस विच इज क्रूशियल फॉर बोथ कीपिंग बोथ फिजन चेन रिएक्शन एक्टिव एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एक्सेलरेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल। These rods are composed of chemical elements such as boron, silver, indium, cadmium, zinc, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कंट्रोल रॉड्स में। बढ़ते हैं आगे, 43rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बोला है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये तारापुर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पूरा लिस्ट बना के दे दी है कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस किस की मदद से और कहाँ कहाँ पे किन किन ईयर्स में आया था। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा सा कॉन्टेंट आपको जब हम लोग PYQs पढ़ते रहेंगे और कुछ ऐसा है कि मिसिंग है तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो। तो अभी इसका आंसर जान लीजिए तारापुर, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स में आए थे, किस किस ने इसमें बनाने में हेल्प की थी, कहाँ पे हैं और कौन से ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पावर स्टेशन देखेंगे जो जो इंडिया में सेट हुए हैं और जहाँ जहाँ पे हैं उनका एक मैप तैयार किया गया है, ताकि आपको मैप के माध्यम से पता चल पाए कि कौन कौन से स्पेसिफिक पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। साथ ही साथ ये बताया गया है कि कौन से स्टेट में है, कब शुरू हुआ है और कैपेसिटी भी बताई गई है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कैपेसिटी भी पूछ ली गई है, तो हमें याद रखना है कैपेसिटी भी क्या है उन लोग की, ठीक है। साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप पूछे गए हैं कई बार, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप भी बता दिए गए हैं और आगे चल के हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप्स में क्या क्या इंट्रिकेसीज है, क्या क्या डिटेल्स हैं, ये सारी बातें देखेंगे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं काइगा जनरल स्टेशन से, ठीक है, काइगा जनरेटिंग स्टेशन से। काइगा कहाँ है, तो काइगा आप देख सकते हैं यहाँ कर्नाटका में, ठीक है, काइगा कहाँ है, कर्नाटका में है। कब शुरू हुआ था, तो ये 2000 में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपको। काइगा कहाँ पे है, काइगा कर्नाटका में है, 2000 में शुरू हुआ था। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिजाइन है, PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट, ठीक है, याद रखिएगा 880 मेगावाट यहाँ की कैपेसिटी है काइगा की, कर्नाटका में जो है। उसके बाद है आगे काकरापार। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है ये, यहाँ पे बना नहीं हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा काकरापार, ठीक है, काकरापार एटॉमिक स्टेशन, ठीक है। ये 1993 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1993 में शुरू हुआ था और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 1840 मेगावाट की है, ठीक है, 1840 मेगावाट की है। इसकी जो डिज़ाइन है ये भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की डिज़ाइन है, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की डिज़ाइन है। तो अभी हमने देखा काइगा देखा कर्नाटका में, काकरापार कहाँ देखा, गुजरात में देखा। अब आगे बढ़ते हैं कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है तमिलनाडु में, ये तो बना हुआ है, ये देखिए कुदनकुलम
न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या है, इसमें रशिया हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसमें रशिया क्या कर रहा है, पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये अभी सबसे लेटेस्ट 2014 का है, ठीक है, 2014 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, 6000 मेगावाट का है, ठीक है, 6000 मेगावाट का है ये, तो आपको ये ध्यान देना है। ये वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है, ठीक है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है ये, याद रखिएगा, ठीक है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ऑन कलपक्कम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ है, तो कलपक्कम पावर प्लांट भी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, और ये शुरू हुआ था 1984 में, ठीक है, 1984 के दशक में ये शुरू हुआ था। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन के साथ ये डेवलप किया गया था। इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, 440 कैपेसिटी है, ठीक है, 440 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ठीक है, आपको याद रखना है बुलंदशहर जिले में है, ठीक है, बुलंदशहर जिले में है। और ये कब शुरू किया गया था, ये 1991 में शुरू किया था, 1991 में ये शुरू किया गया था। इसकी कौन सी डिज़ाइन है, इसकी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन है। इसकी भी जो कैपेसिटी है वो है 440 मेगावाट, ठीक है, यहाँ पे कहीं नरोरा दिया हुआ है, ये बुलंदशहर में, ठीक है, ये बुलंदशहर में आप देख रहे हैं, ये बुलंदशहर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से देखे, हमने कुडनकुलम देखा, हमने मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन देखा जिसको कलपक्कम के नाम से जाना जाता है, हमने कायगा जनरेटिंग पावर स्टेशन देखा, फिर हमने काकरापार, अच्छा काकरापार यहाँ दिया हुआ है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन देखा जो गुजरात में है, और साथ ही साथ हमने नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन देखा। इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, कुदनकुलम की है, जिसकी 6000 मेगावाट कैपेसिटी है। अभी कुछ और न्यूक्लियर प्लांट्स बचे हैं, हम लोग उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट पावर स्टेशन जो हम लोग देखेंगे वो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन देखेंगे, ठीक है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है सेकंड ओल्डेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा, और ये रावत भाटा जिले में है, ठीक है, रावत भाटा जिले में है। कभी कभी रावत भाटा स्टेशन पूछ लेते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजस्थान में है, लिख लीजिएगा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1973 में आया था, ठीक है, ये 1973 में आया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर डिज़ाइन के साथ, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन के साथ 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1180 मेगावाट की है, ठीक है, याद रखिएगा 1180 मेगावाट की है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में हमारा सबसे पुराना एटॉमिक पावर स्टेशन आया था जिसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कब आया था, तो 1969 में आया था, ये 1969 में आया था। इसमें दो तरीके की डिज़ाइन यूज हुई थी, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज हुई थी, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज हुई थी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। तो यहाँ की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ की कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, ठीक है, 1400 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1969 में सबसे पहला हमारा एटॉमिक पावर प्लांट आया था, कहाँ पे आया था, तारापुर में आया था। तारापुर जगह है महाराष्ट्र में, ये आप देख रहे होंगे, ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसकी कैपेसिटी है 1400, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, ठीक है, 1400 मेगावाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं। तो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ये प्रपोज्ड है, इसको बनाया जाने वाला है, ठीक है, ये प्रपोज्ड है। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोज किए गए थे अभी रिसेंटली हाल ही में, तो हमने सोचा कि करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जाए। तो छुटका पावर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा, और एक है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, ठीक है। तो ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये हरियाणा में सेटअप किया जाएगा, और जो 2032 तक बन के तैयार होगा, ठीक है, 2032 तक बन के तैयार होगा। इन दोनों में जो डिज़ाइंस हैं वो सेम ही है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज़ की जाएंगी, और इनकी जो कैपेसिटी है वो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट की 1400 मेगावाट है, और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2800 मेगावाट है। तो ध्यान दीजिएगा, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है। कहाँ पे, तो छुटका आएगा मध्य प्रदेश में और गोरखपुर वाला आएगा हरियाणा में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और 32 रिएक्टर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा, टोटल 9 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और 32 रिएक्टर्स हैं, ठीक है, और इनकी कैपेसिटी
कैपेसिटी कितनी है, लगभग 16,000 मेगावाट, ठीक है, 16,000 मेगावाट की हमारे पास कुल मिला के न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कुडनकुलम में है 6,000 मेगावाट में, ठीक है। एक मैप अपने हाथ से बनाइएगा इंडिया का, और उसमें क्या करिएगा, उसमें सबसे पुराना चीज़ लिख लीजिएगा। सबसे पुराना कौन सा पावर स्टेशन है, तो ये तारापुर पावर स्टेशन है, इसके बगल में लिख लीजिएगा 1969, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला लिख लीजिएगा कुंदनकुलम, जिसकी 6,000 मेगावाट है। और अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको मार्क कर लीजिएगा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, इसके बारे में कुछ जानकारियां लिख लीजिएगा मैप में, जैसे 1991 में ये स्थापित हुआ था और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और ये बुलंदशहर में है, ठीक है, ये बुलंदशहर में, आप याद रखिएगा, ठीक है, बुलंदशहर में। बाकी को भी आप मार्क कर लीजिएगा, लेकिन जो जिनकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है उनके बारे में लिख लीजिएगा, जो सबसे पहले आए हैं उनके बारे में लिख लीजिएगा, और अपने स्टेट से कोई भी संबंधित चीज़ है उसके बारे में लिख लीजिएगा। लिखना आपको सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उनके बारे में लिखना है। पॉइंट तो आपको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कर लेना है, गुजरात का काकरापारा कर लेना है, राजस्थान का रावत भाटा एटॉमिक पावर कर लेना है, तारापुर कर लेना है, कायगा कर लेना है, ठीक है, ये कौन सा है, कलपक्कम कर लेना है, ठीक है। लेकिन आपको इन वाइटल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके बारे में लिखनी है जो कि रेलेवेंट है, ठीक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी आप मार्क कर लीजिएगा कि हरियाणा में गोरखपुर आ रहा है, गोरखपुर पावर स्टेशन आएगा, और मध्य प्रदेश में छुटका पावर प्लांट आने वाला है, ठीक है। ये भी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा और मैप में मार्क कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो शक्तियाँ हैं, क्षमता है याद करने की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैप पे आप अपना दिल, दिमाग, आँख, हाथ सब कुछ यूज़ कर रहे होंगे, तो वो मतलब एक तरीके से 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका मैप बनाने में और मैप को प्रॉपरली लेबल करने में जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वो जो मतलब रिटेंशन पावर होगी उस पर्टिकुलर कंटेंट की, वो ज़्यादा दिन तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44, एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन हमने देखा था कहाँ पे आया था, तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में आया था। तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। कौन से ईयर में आया था, तो 1969 में आया था, आपको याद रखना है, 1969 में आया था, ठीक है। इंडियाज का जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था वो 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में आया था, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स अप्सरा 1956 एंड साइरस 1960 वर एस्टैब्लिश्ड एट बार्क इन ट्रॉम्बे। अभी हम लोग बार्क के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन कौन से कब इस्टेब्लिश हुए थे, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ सिर्फ आंसर देख लीजिए, डिटेलिंग हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। हाउएवर दे आर ओनली जस्ट रिसर्च रिएक्टर्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कंसिडर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 एज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, एमपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क। तो अभी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विवेक भसीन साहब, ठीक है। विवेक भसीन साहब जो हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के क्या हैं, अभी डायरेक्टर हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये डायरेक्टर है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब आया था, तो ये 1956 में आया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होती है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, विवेक भसीन जो है वो क्या है, वो डायरेक्टर है बार्क के, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा एंड साइरस, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिया के रिसर्च रिएक्टर्स हैं, दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स। अभी हम लोग इनके बारे में देखेंगे, पूरी आपको एक लिस्ट दे देंगे कि कब कौन सा जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है वो स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ध्रुव, पूर्णिमा एंड साइरस आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स। पूर्णिमा 1, 2, 3 वर इंडिजिनसली डिजाइंड रिएक्टर्स. All of these three reactors were decommissioned decades ago. Cyrus was a heavy water tank reactor fueled with 10 tons of natural uranium and generating about 40 megawatts of thermal power. It was supplied by Canada and became fully operational in 1960. This reactor was permanently shut down in 2010, while Dhruv is heavy water tank reactor fueled with 6.5 tons of natural uranium indigenously supplied and generating 100 megawatt of power, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बार्क
के बारे में बात करेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, और ये ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस और अलग अलग न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स जो इंडिया में आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसको बार्क बोला जाता है शॉर्ट में, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे, ठीक है, मुंबई में जगह है ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। कब बनाया गया था और कौन बनाया था ये देखते हैं। तो दिस वॉज फाउंडेड बाय होमी जहांगीर भाभा। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इनको बोला जाता है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम याद रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET इसका ओरिजिनल नाम था। फिर क्या हुआ? फिर इनको श्रद्धांजलि देने के नाम पे इनके नाम से रख दिया गया, होमी जहांगीर भाभा साहब के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका नामकरण कर दिया गया। डेट क्या है? तो 1954 में ये स्टैब्लिश हुआ था। आपको ध्यान रखना है 1954 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके अंदर ऑपरेटिंग बॉडी कौन सी है? तो ये ऑपरेट करता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, जिसको डायरेक्टली ओवरसी किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, इसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, ये डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में आता है PM ऑफ इंडिया के। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है बार्क की? तो बार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है थ्योरेटिकल डिजाइन ऑफ रिएक्टर्स के जो डिजाइन है उनको डिजाइन करना, कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन करना, रिस्क एनालिसिस करना, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ रिएक्टर फ्यूल एंड मटेरियल्स को देखना, ठीक है। ये सारी चीजें इनकी क्या है, न्यूक्लियर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी कहाँ पे आ रही है? तो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का डायमेंशन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी आ रही है ये आंध्र प्रदेश में आ रही है, ठीक है। की रोल्स ऑफ यूरेनियम फैसिलिटी, सपोर्ट इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम, ठीक है। तो बस आप याद रखिएगा यूरेनियम फैसिलिटी आने पे क्या होगा, सबमरीन प्रोग्राम जो इंडिया का है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ पे स्थित है, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। किसने इसको स्थित किया था? तो इनको दिस वॉज फाउंडेड बाय होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मतलब बार्क का ओरिजिनल नाम क्या था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। कब स्थापित हुआ था? तो 1954 में ये इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ऑपरेटिंग बॉडी कौन सी है? द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, हल्का सा ये याद रखेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी कहाँ पे आ रही है? तो आंध्र प्रदेश में आ रही है, विशाखापट्टनम में आ रही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सर एंड मैम, अब हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे लेटेस्ट अपना जो रिसर्च रिएक्टर है वो है अप्सरा यू, अप्सरा यू। ये अप्सरा का ही अपग्रेडेड वर्जन है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अप्सरा यू जो है इन्होंने क्रिटिकलिटी अचीव की थी 2018 में। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं फिजन प्रोसेस में वो इक्वल है न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। न्यूट्रॉन्स लॉस्ट, कुछ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं वाइल प्रोसेस ऑफ एमिशन, तो इन्हीं को कहते हैं जब न्यूक्लियर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स लॉस्ट के, तो ये क्रिटिकलिटी हो जाती है। मतलब अब क्या है, अब सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है। अब जो रिसर्च रिएक्टर है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, स्टेडी स्टेट में काम कर रहा है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, क्रिटिकलिटी मतलब न्यूक्लियर रिसर्च में ये होता है कि अब वो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन डेवलप कर लिया है, अब वो स्टेडी स्टेट में है, अब वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन या एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है न्यूट्रॉन्स के एमिशन के मामले में, ठीक है। तो ये अप्सरा यू है, ये अपग्रेडेड वर्जन है अप्सरा का, ये आया था 2018 में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 2018 में ये क्रिटिकल हुआ था और ये ऑपरेशनल है, ठीक है, ये ऑपरेशनल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अप्सरा की। तो अभी हम लोग ने देखा था अप्सरा यू जो कि अपग्रेडेड वर्जन था अप्सरा का, और अप्सरा के बारे में देखते हैं। तो अप्सरा जो है इंडिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था, सॉरी एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था। हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले कि एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर कौन सा था, तो आपको याद रखना है एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर कौन सा था, तो वो अप्सरा था। कब आया था? 1956 में आया था, लेकिन 2009 में इसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है आपको कि आपसे ये भी पूछ सकता है
है कि कौन कौन से जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं वो करेंटली ऑपरेशनल हैं, या कौन कौन से रिएक्टर्स हैं जो कि शट डाउन किए जा चुके हैं या डीकमीशन किए जा चुके हैं। तो आपको ये 3-4 डायमेंशन इसमें देखना है, ठीक है, तभी पूरी फुल प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने अप्सरा के बारे में देखा, जो कि एकदम लेटेस्ट, अप्सरा यू जो था वो एकदम लेटेस्ट रिसर्च रिएक्टर है हमारा, 2018 में हम लोग ने इस्टेब्लिश किया था इसको। इसके बाद जो एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था वो इंडिया में आया था 1956 में, ठीक है, 1956 में ये आया था, जिसका नाम था अप्सरा। और अप्सरा का ही अपग्रेडेड वर्जन है, 2018 में डेवलप किया गया था, अप्सरा यू, ठीक है, अप्सरा यू, ठीक। और ये जो अप्सरा है, जो रिसर्च रिएक्टर, पहला रिसर्च रिएक्टर था एशिया का, वो उसको शट डाउन कर दिया गया है 2009 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स देखते हैं। तो एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जिसका नाम है जर्लीना, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जर्लीना नाम है, याद रखिएगा, जर्लीना नाम है, ठीक है। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए थोड़ा सा। 100 वॉट थर्मल रिएक्टर बेस्ड ऑन नेचुरल यूरेनियम एंड हैवी वाटर फॉर रिएक्टर लेटेस्ट स्टडीज, ठीक है, इतना आपको नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है जर्लीना क्या है, ये रिसर्च रिएक्टर है, 1961 में क्रिटिकल हुआ था और डीकमीशन कर दिया गया था 1983 में, ठीक है। तो ये भी डीकमीशन हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है जर्लीना। नेक्स्ट है साइरस, ठीक है, साइरस जब भी हम लोग ने क्वेश्चन में डील किया था, साइरस, ठीक है। साइरस क्या है, साइरस कनेडियन कोलैबोरेशन की मदद से बनवाया गया है, ठीक है, कनेडियन कोलैबोरेशन की मदद से बनाया गया था 1960 में, ठीक है, 1960 में, ठीक है। हल्का सा आप लोग क्रोनोलॉजी पे भी ध्यान दीजिएगा, पहले आया था अप्सरा 1956 में, फिर आया है साइरस और फिर आया है जर्लीना, ठीक है, इसके बीच में और कोई आएगा तो देखते हैं। तो ये 1960 में आया था साइरस, जो कि कनेडियन कोलैबोरेशन से बना था, ठीक है। और इसको भी क्या किया गया है, इसको भी 2010 में शट डाउन कर दिया गया है। अप्सरा को शट डाउन किया गया था 2009 में और साइरस को शट डाउन किया गया है 2010 में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिएक्टर है हमारा वो है ध्रुव। ध्रुव ने क्रिटिकलिटी कब अचीव की थी, तो 1985 में अचीव की थी। ध्रुव जो है ऑपरेशनल है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने देखा कौन कौन से ऑपरेशनल है, तो ऑपरेशनल में देखें तो ऑपरेशनल नंबर 1 है हमारा अप्सरा अपग्रेडेड, और दूसरा ऑपरेशनल जो है वो है ध्रुव रिसर्च रिएक्टर, ठीक है, ध्रुव रिसर्च रिएक्टर जो है वो ऑपरेशनल है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा रिसर्च रिएक्टर है पूर्णिमा 1। पूर्णिमा 1 1972 में स्टैब्लिश किया गया था, पर एक ही साल बाद डीकमीशन कर दिया गया 1973 में। पूर्णिमा 2 आया था 1984 में, उसको भी 2 साल बाद डीकमीशन कर दिया गया 1986 में। फिर पूर्णिमा 3 आया था जो कि 1990 में क्रिटिकल हुआ था और उसको एक ही साल बाद डीकमीशन कर दिया गया था, ठीक है। तो पूर्णिमा जितनी भी पूर्णिमा है, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, उन सारों को क्या किया गया है, उन सारों को डीकमीशन कर दिया गया है। पूर्णिमा 3 जो आया था वो किसके लिए आया था, वो मॉकअप स्टडीज के लिए आया था, मॉकअप स्टडीज ऑफ कामिनी रिएक्टर के लिए आया था, ठीक है। कामिनी एक रिएक्टर है, उनकी स्टडीज को स्टडी करने के लिए पूर्णिमा 3 को स्टैब्लिश किया गया था। और लास्ट में है हमारा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर क्रिटिकल फैसिलिटी। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर क्रिटिकल फैसिलिटी, ये 2008 में स्टैब्लिश किया गया था और ऑपरेशनल है ये, ठीक है, ये ऑपरेशनल है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 हमारे जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं वो ऑपरेशनल है। कौन कौन से, अप्सरा अपग्रेडेड वर्जन जो कि 2018 में स्टैब्लिश हुआ था, ध्रुव जो कि 1985 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी तक ऑपरेशनल है, और लास्ट में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर क्रिटिकल फैसिलिटी जो कि 2008 में स्टैब्लिश की गई थी और अभी तक वो ऑपरेशनल है। बाकी जो हमारे पूर्णिमा है, साइरस है, जर्लीना है और अप्सरा है, ये सब डीकमीशन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा डीकमीशन हो चुका है, कौन सा ऑपरेशनल है। साथ ही साथ ये भी थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा कि किस किस की मदद से या कब कब ये चीज़ आई है, ठीक है। तो जैसे अप्सरा है वो पहली एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है, कब आया था, 1956 में आया था, 1956 में आया था। साइरस क्या है, साइरस कनेडियन कोलैबोरेशन के साथ बना था, 1960 में आया था, ठीक है। और अप्सरा क्या है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, अप्सरा यू अपग्रेडेड वर्जन है अप्सरा का। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 47 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोअर सब 2010 में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। विच फ्यूल इज यूज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। तो हमने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक वीडियो बना दिया है, लगभग 1 घंटे का है, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, कौन कौन से न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होते हैं, कौन कौन से मॉडरेटर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से रिएक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर,
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर की जो 3 स्टेजेस की प्रोग्राम है पूरा, उनके बारे में बताया है। तो आप एक बार समय निकाल के न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया वाला एक वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपकी सारी कन्फ्यूजन और जो भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन है ए U-270 नहीं, ऑप्शन बी U-500 नहीं, ऑप्शन सी गैसोल नहीं, ऑप्शन डी U-38 यूरेनियम 238 जो आइसोटोप होता है, बिल्कुल सही बात है, ये यूज होता है। बेसिकली इन इंडिया वी यूज नेचुरल यूरेनियम एज न्यूक्लियर फ्यूल। नेचुरल यूरेनियम refers to uranium with same isotopic ratio as found in nature. It contains around 0.7% of uranium-235, about 99% of uranium-238 and trace amount of uranium-234. Thus in India we use low enriched natural uranium-238। ठीक है, फिर क्या होता है uranium-238, ये फर्टाइल मटेरियल होता है, इसको फिसाइल बनाया जाता है। ठीक है, इसको फिसाइल बनाया जाता है, उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है फर्टाइल और फिसाइल क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने की है। यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। शिवान समुद्र एंड कलपक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर। यहाँ पे आपकी दो चीज़ों की टेस्टिंग हुई है। यहाँ पे आपके न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेके आपकी जानकारी टेस्ट हुई है, और साथ ही साथ हाइडल पावर को लेके आपकी जानकारी टेस्ट की गई है। तो शिवान समुद्र और कलपक्कम जो है ये हाइडल पावर प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, शिवान समुद्र कहाँ है? शिवान समुद्र कर्नाटका में स्थित है। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है कर्नाटका में। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे ब्रह्मगिरी हिल्स होते हैं, वहां से निकलती है कावेरी। कावेरी नदी के ऊपर शिवान समुद्र नाम का हाइडल पावर स्टेशन है, और ये कर्नाटका में है। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा तमिलनाडु से। ठीक है, ये तो तमिलनाडु, ये कर्नाटका में है। शिवान समुद्र जो है ये कर्नाटका में है। ठीक है, और कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा एक लिस्ट दी है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, जहाँ पे सारे रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च रिएक्टर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई है। तो वहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कलपक्कम के बारे में। ये कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम कब ऑपरेशनल हुआ था, कलपक्कम की कैपेसिटी क्या है, ये सारी बातें की गई है। ठीक है, तो कलपक्कम इज फेमस फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड शिवान समुद्र इज फेमस फॉर हाइडल पावर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 49 पे बढ़ते हैं। कलपक्कम अभी हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो कलपक्कम को मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कलपक्कम इज नोन फॉर इट्स न्यूक्लियर प्लांट एंड एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टॉलेशंस। दीज इंक्लूड मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? ये यहाँ कलपक्कम तमिलनाडु में है। एंड एन एफिलिएट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब आया था? 1956 में आया था। इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो पहले सेक्रेटरी थे होमी जहांगीर भाभा, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, फ्यूल रिप्रोसेसिंग एंड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी दैट इंक्लूड्स प्लूटोनियम फुल फैब्रिकेशन फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में क्या बताया था? ये क्या करते हैं? ये खाली ट्रांसम्यूटेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? यूरेनियम को चेंज करते हैं प्लूटोनियम में। ठीक है, यूरेनियम को चेंज करते हैं प्लूटोनियम। ये हमने आपको पढ़ाया था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जब हमने आपको समझाया था कि कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे टोकामैक हो गया, ट्रांसम्यूटेशन हो गया, कूलेंट्स हो गए, मॉडरेटर्स हो गए, ये सारी बातें जब हमने की थी, तब हमने आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में बताया था कि इसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? इसमें टकराते हैं प्रोटॉन से, और प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तब क्या होता है? तब ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है। इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन विद 2 यूनिट्स जनरेटिंग 220 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कलपक्कम इज ऑल्सो होम टू इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑफ 500 मेगावाट। ठीक है, under construction called prototype fast breeder reactor operated by Bhavini, and will also be the first site of FBR fast breeder reactor 600 commercial fast breeder reactors. A beachhead at Kalpakkam also hosts India's first indigenous pressurized light water reactor. Light water में क्या यूज होता है? सिंपल वाटर यूज होता है। हैवी वाटर रिएक्टर्स में क्या यूज होता है? तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, द 80 मेगावाट रिएक्टर was developed by Bhabha Atomic Research Center as the land-based prototype of the nuclear power unit for the India's nuclear submarines. ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स की। ये जो सारे रिएक्टर्स हैं ये फिजन प्रोसेस में यूज़ होंगे, ठीक है, ये फिजन प्रोसेस यूज़ करेंगे। फ्यूजन के जो रिएक्टर्स होंगे वो अलग होंगे। ये सब न्यूक्लियर फिजन के रिएक्टर्स हैं, ये सब फिजन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स देख लेते हैं। तो इसमें बहुत आसान सी चीज़ है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है आपकी, बस आपको जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, टर्म लिखे हुए हैं, उन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। मतलब क्या है, कोई वाटर है जिसको प्रेशर पे रखा गया है, ठीक है। कोई वाटर है, यहाँ पे किसी भी पानी की बात नहीं हो रही है, बस सिंपल वाटर की बात हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा हैवी वाटर या लो वाटर की बात नहीं हो रही है, बस आपको एक वाटर बताया जा रहा है, सिंपल वाटर को, ठीक है। सिंपल वाटर को कैसे स्टेट में रखा गया है, प्रेशराइज्ड स्टेट में रखा गया है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को प्रेशर में रखा जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। किसी चीज़ को हाई प्रेशर में रखा जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जो हमारे हिल स्टेट्स हैं, हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या किया जाता है, वहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया जाता है खाने में, ठीक है। खाने में ज़्यादा सॉल्ट, मतलब बनाने के टाइम पर ज़्यादा सॉल्ट यूज़ किया जाता है, ताकि सॉल्ट के एडिशन से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे सॉल्ट का यूज़ होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने का क्या मतलब होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना इसका मकसद है, ठीक है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में क्या हो रहा है, प्रेशर पे वाटर रखा गया है, बहुत हाई प्रेशर पे वाटर को रखा गया है, क्यों, ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। सिंपल सी ये फिनोमिनन है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेगुलर वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट, ठीक है। तो अब एनर्जी जो हो रही है, रिलीज हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, फिजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो रेगुलर वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं, जिससे कपड़े धुले जाते हैं, ठीक है, जिससे कार वॉश की जाती है, उसी को रेगुलर वाटर कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वाटर को कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कूलेंट के तौर पे क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि एनर्जी रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो उसको कूल करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इर्द गिर्द उनके एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए रेगुलर हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कूलेंट जो होता है, ये रेगुलर वाटर जो होता है, इज केप्ट एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर से क्या होगा, बॉइलिंग नहीं होगी, ठीक है, बॉइलिंग नहीं होगी, बस स्टीम जनरेट होती जाएगी, ठीक है, स्टीम जनरेट होती जाएगी, ठीक है। हीट जनरेटेड बाय फिजन इज ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी लूप वेयर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड टू ड्राइव टर्बाइंस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है यूरेनियम यही यूज हो रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे यूरेनियम जो हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जनरली अभी क्या हो रहा है, हैवी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, थ्रू स्टीम, ठीक है। ये स्टीम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम से प्रोड्यूस हो रही है, और वो स्टीम कहाँ से आ रही है, वो यूरेनियम 235 की फिजन के प्रोसेस से आ रही है, ठीक है। वो कहाँ से आ रही है, वो यूरेनियम 235 के फिजन के प्रोसेस से आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर यूज़ किया जा रहा है, किस लिए, ताकि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो है एक्ट एज अ कूलेंट। तो जब ये कूलेंट की तरफ से एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सारी एनर्जी जो न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में एमिट हुई है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो सारी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई हीट में क्या होगा, जो पानी होते हैं वो स्टीम बनने लगते हैं, ठीक है। चाय तो आपने बनाई होगी, जब बहुत सारा टेम्परेचर आप क्रिएट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आप बढ़ा दीजिए, हाई सीम पे कर दीजिए, तो बुलबुले निकलने लगते, भाप निकलने लगते, ठीक है। तो ये भाप निकलने वाला काम करेगी, ठीक है। और जो भाप निकलेगी उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इसलिए यूज होते हैं। इनमें कूलेंट भी वाटर होता है, मॉडरेटर भी वाटर होता है, ठीक है। कूलेंट भी वाटर होता है और मॉडरेटर भी वाटर होता है। कूलेंट और मॉडरेटर के बारे में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन में आपको समझाया था, तो ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने प्रेशराइज वाटर की बात की थी, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इसमें जो ड्यूट्रियम होता है, जब ड्यूट्रियम ऑक्साइड बन जाता है तो इसको हैवी वाटर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो ये हैवी वाटर रिएक्टर में ड्यूट्रियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, बोथ एज
बोथ फॉर कूलेंट एंड मॉडरेटर, ठीक है। प्रेशराइज हैवी वाटर में हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्रेशराइज हैवी वाटर में हम रेगुलर वाटर यूज़ कर रहे थे, पर हैवी वाटर में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर कुछ नहीं बस ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है। हैवी वाटर इज ऑल्सो केप्ट अंडर प्रेशर अलाउिंग हाई टेम्परेचर्स विदाउट बॉइलिंग, ठीक है, तो इसको भी नाम देना चाहिए प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, और इसका नाम होता है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। हैवी वाटर एक्ट एज गुड न्यूट्रॉन, ठीक है, गुड न्यूट्रॉन मॉडरेटर, मतलब क्या करते हैं, ये स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, एंड डजंट एब्जॉर्ब न्यूट्रियॉन्स अलाउइंग द यूज ऑफ नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रॉन्स अपनी मुक्त स्थिति से घूमते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये स्लो डाउन हो गए तो अच्छी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो कंट्रोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेटर का क्या काम है, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है उनको उनकी स्पीड को क्या करना, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना, ताकि चेन रिएक्शन जो हो रहा है, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन जो हो रहा है वो कंट्रोल्ड रहे। अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो ये एटॉमिक बॉम्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कूलेंट क्या यूज़ हुआ है, कूलेंट यहाँ पे ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज़ हुआ है, और मॉडरेटर भी ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज़ हुआ है, ठीक है। कैन यूज़ नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल ड्यू टू लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बाय हैवी वाटर, ठीक है, तो हैवी वाटर क्या है, लो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन्स का बहुत ही मिनिमम एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन्स अपने फ्री स्टेट में घूम रहे हैं और आगे जो यूरेनियम है उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज हो जाएगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहेंगे, वो आगे चल के जो नेचुरल यूरेनियम है उनको डिस्टेबलाइज करेंगे और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की बात की, और फिर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की बात की। अब हम लोग दो और तरीके के रिएक्टर्स की बात करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है। ब्रीडर रिएक्टर्स क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, किसको ब्रीड करते हैं, फिजाइल मटेरियल्स को, ठीक है। तो अभी हमने फर्टाइल और फिजाइल एलिमेंट की बात की थी, तो ये क्या करते हैं, ये किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, दीज आर डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल दैन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फिजन, ठीक है। फिजन में क्या हो रहा है, फिजन में कई न्यूट्रॉन्स जो हैं क्या हो रहे हैं, एमिट हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। एमिट हो मतलब जब एमिट होके क्या हो जा रहे हैं, कहीं लूज किए जा रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, कहीं एस्केप हो जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब फिजाइल मटेरियल ज़्यादा होगा कंजम्पशन से, तभी क्या होगा, तभी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है सस्टेन्ड हो पाएगा, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, एनरिचमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो जब फिजाइल मटेरियल ज़्यादा होगा देन कंज्यूम ड्यूरिंग फिजन, तभी वो कहलाएंगे ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्जन होता है फर्टाइल मटेरियल का इनटू यूरेनियम 238 टू पोलोनियम 239 या प्लूटोनियम 239, ठीक है, और या थोरियम 232 टू यूरेनियम 232, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजाइल मटेरियल से क्या कर रहे हैं, और फिजाइल मटेरियल्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इनमें कई तरीके के होते हैं, जैसे लिक्विड मेटल कूल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, गैस कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, मॉल्टेन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, लाइट वाटर ब्रीडर रिएक्टर होता है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं ध्यान देना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए, यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनके यहाँ कोई कूलेंट या मॉडरेटर अलग अलग तरीकों से यूज़ किए जाते हैं, जैसे लिक्विड मेटल यूज़ हो जाएगा, गैस यूज़ हो जाएगी, मॉल्टन सॉल्ट यूज़ हो जाता है। तो ब्रीडर रिएक्टर का सिर्फ यही काम है कि और फिजाइल मटेरियल्स को ब्रीड करना, ठीक है, और बीज को क्या करना, फलों में तब्दील करना, ठीक है। अब आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है, या ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को ब्रीड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को ब्रीड करता है मोर फिजाइल मटेरियल दैन इट कंज्यूम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम 238 कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम का कन्वर्जन होता है, मतलब वही ट्रांसम्यूटेशन जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ट्रांसम्यूटेशन होता है, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर्स में और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। और ब्रीडर रिएक्टर्स में स्पेसिफिकली यूरेनियम 238 कन्वर्जन होता है, ठीक है। और ब्रीडर रिएक्टर्स में तो किसी भी तरीके का यूज़ हो सकता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में बस जो है फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है फिजन का प्रोसेस कैरी आउट करने में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स जब रहते हैं तो हालांकि कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं वो इफेक्टिव होते हैं ट्रांसम्यूटेशन में इनटू यूरेनियम 238 टू PU 239, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स के बारे में बात की, हमने हैवी वाटर रिएक्टर्स के बारे में बात की, ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में बताया कि ये क्या करते हैं, इनका सिर्फ काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा फिजाइल मटेरियल को जनरेट करना। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में नाम से समझ में आ रहा है फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ करना, ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ करना। इनमें भी अलग अलग तरीके के कूलेंट यूज़ होते हैं। और फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा आर नॉट एज इफेक्टिव एट कॉजिंग फिजन बट कैन ट्रांसम्यूट यूरेनियम 238 टू प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेशराइज हैवी वाटर के बारे में देखा, हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में देखा, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में देखा और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में देखा। ठीक है, तो ये बस आप ये बात याद रखिएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसम्यूटेशन में, किसके लिए, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 क्यों चेंज कर रहे हैं प्लूटोनियम 239 में, क्योंकि ये फर्टाइल मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये फिजाइल मटेरियल हो जाएंगे। उसके बाद यूरेनियम 238 क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, प्लूटोनियम क्या है 239, ये फिजाइल मटेरियल है जो कि स्प्लिट अप हो जाएगा बहुत आसानी से और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, हमने देखा ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन देखते हैं। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम इज, तो कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन होता है। यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 238 में ट्रांसम्यूटेट किया जाता है, ठीक है, प्लूटोनियम 238 को ट्रांसम्यूटेट किया जाता है। तो कौन सा फ्यूल यूज होता है, प्लूटोनियम 238 यूज होता है, ठीक है, प्लूटोनियम। This reactor's design is based on French reactor Rhapsody with several modifications. It uses plutonium-uranium carbide developed indigenously as a driver fuel and went critical on 18 October 1985. तो ये बात याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 1985 को फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम का ऑपरेशनल हुआ था। बढ़ते हैं 52nd क्वेश्चन पे, यूपीपीसीएस 97 में पूछा गया है और कई बार आगे भी पूछा गया है। बोल रहा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड इन द फास्ट टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कूलेंट्स के बारे में, मॉडरेटर्स के बारे में। कूलेंट CO2 कहाँ पे यूज होता है, CO2 कहीं पे नहीं यूज होते हैं। हैवी वाटर कहाँ पे यूज होता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यूज होता है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यूज होता है हैवी वाटर, जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सी वाटर कहाँ पे यूज होता है, रनिंग वाटर या सी वाटर हैवी वाटर रिएक्टर्स में यूज होता है। लिक्विड सोडियम जो होता है या मॉल्टन सॉल्ट जो होता है, ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में लिक्विड सोडियम यूज होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस सिंस 1985, ठीक है। तो 1985 से ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वहां पे कार्यरत है, ठीक है। इट यूजेस यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मिक्स्ड कार्बाइड फ्यूल, क्या यूज करता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम मिक्स्ड कार्बाइड फ्यूल। MVTR यूजेस लिक्विड सोडियम एज कूलेंट, कूलेंट क्या करते हैं, बहुत देर जब ये फिजन प्रोसेस होता है, जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होते हैं, यूरेनियम 235 बेरियम क्रिप्टन और न्यूट्रॉन्स में एमिट होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस जब अलग अलग हो जाता है तभी फिजन प्रोसेस होता है। तो जब फिजन प्रोसेस होता है, जब ये टूटते हैं तो बहुत ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को कैप्चर करने के लिए, उस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल डाउन करने के लिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को कूल डाउन करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कूलेंट कौन सा होता है, तो कूलेंट होता है लिक्विड सोडियम, ठीक है। और कई तरीके के कूलेंट्स यूज होता है हो सकते हैं, जैसे मॉल्टन सॉल्ट हो गया, लिक्विड सोडियम हो गया, ये सारी चीजें कूलेंट में यूज होती हैं। विच इज रिएक्टिव विद एयर और वाटर। द रिएक्टर यूजेज अ कूलेंट दैट रिमूव्स हीट फ्रॉम द कोर वेयर द फ्यूल इज प्रोसेस्ड एंड कैरी इट टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। तो ये जो हीट होती है ये एब्जॉर्ब की जाती है या ये दूसरी तरफ दूसरे लूप में सेंड कर दी जाती है, जहाँ से जो पानी होता है, जैसे यहाँ पे लिक्विड सोडियम यूज हो रहा है, कई जगह पानी यूज होता है, तो क्या करते हैं, लिक्विड सोडियम या पानी इसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके क्या एमिट करेंगे, स्टीम एमिट करेंगे, ठीक है। स्टीम एमिट करेंगे, भाप एमिट करेंगे, और उस भाप से क्या होगा, फिर टरबाइन को क्या किया जाएगा, टरबाइन को रन किया जाएगा, ठीक है, टरबाइन को रन किया जाएगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। कूलेंट ऑल्सो सर्व्स टू मेंटेन मैनेजेबल प्रेशर्स विद इन द कोर, ये हमारी बात हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि साफ साफ दिखे आपको, ठीक है।
53 क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट इज ट्रू फॉर कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में देखते हैं क्या बात हो रही है। ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन इट नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज्ड एज फ्यूल। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल यूरेनियम यूज होगा पहले, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम यूज होगा। फिर आपसे बोल रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में इन इट प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड मिक्सचर विल बी यूज्ड एज फ्यूल। नहीं, प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम यूज होगा, कार्बाइड मिक्सचर नहीं यूज होगा। मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट। ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। उस समय कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2005-6 में थोड़ा सा सुर्खियों में था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 3, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो जो येलो में हाईलाइट करेंगे सिर्फ आप वही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कब ऑपरेट किया गया था, ऑपरेशनल कब से है, 1985 से है, ठीक है। कहाँ पे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। आपसे यही पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है। द FBTR मतलब फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर इज forerunner to prototype fast breeder reactor which is under construction at Kalpakkam. The indigenously designed industrial scale prototype FBR of 400 megawatt capacity is an advanced stage of commissioning at Kalpakkam. Indigenously produced mixed uranium and plutonium oxide will be used. ठीक है, यहाँ पे कार्बाइड नहीं यूज होगा, मिक्स्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड यूज होगा। इज यूज एज अ फ्यूल इन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और FBRs इन जनरल प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम। ठीक है, ज्यादा फिजाइल मटेरियल जनरेट करते हैं जितना कि वो कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इससे इसका क्या मतलब है कि जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, ये जब डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है, ये जब डिसइंटीग्रेट होंगे तो 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं, हमने आपको बताया था 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं। अब मान लीजिए एक न्यूट्रॉन जो है वहाँ उन्होंने एब्जॉर्प्शन रॉड्स यूज होती हैं, एब्जॉर्प्शन रॉड जो यूज होती हैं कैडमियम की, जिंक की, बोरॉन की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उन्होंने ये वाला न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एक न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रॉन एनवायरनमेंट में एस्केप कर गया और हमारे पास बचा एक ही न्यूट्रॉन, ठीक है, हमारे पास सिर्फ बचा एक ही न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमें कम से कम 6 न्यूट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ये कब आएंगे, तो जब हम प्लूटोनियम ऑक्साइड और मिक्स्ड यूरेनियम यूज करेंगे तब हमको ज़्यादा फिजाइल मटेरियल्स मिलेंगे, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स मिलेंगे या ज़्यादा फिजाइल मटेरियल्स हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा फिजाइल मटेरियल्स मिलते जाएंगे, इससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और ये कैसे मिलेंगे, तो जब यूरेनियम 238 को ट्रांसम्यूटेशन किया जाएगा प्लूटोनियम 238 में, ठीक है, या प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। वैसे प्लूटोनियम 238 जनरल यूज होता है, ठीक है। तो प्लूटोनियम 239 जो होता है ट्रांसम्यूटेट मतलब यूरेनियम 238 जो ट्रांसम्यूटेट करके यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 बनाते हैं। और यूरेनियम 239 जो है वो बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं, ठीक है, वो बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं। इससे क्या होता है, ढेर सारे फिजाइल मटेरियल्स हो जाते हैं कि जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यूरेनियम 239 जो है फिर क्या करते हैं, ढेर सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लूटोनियम 239 को ब्रीड करना। क्यों ब्रीड करना, क्योंकि ढेर सारे फिजाइल मटेरियल्स हो सकता है आपसे कभी यही पूछ ले कि प्लूटोनियम 239 क्यों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। तो इसका ये मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजाइल मटेरियल को जनरेट करना, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये फिजाइल मटेरियल्स को जनरेट कर रहे हैं जो इन टर्न क्या होगा, जो इन टर्न इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हल्का सा आपको बता देते हैं फर्टाइल और फिसाइल में क्या होता है। फर्टाइल क्या होते हैं, फर्टाइल वो होते हैं जो बीज की तरह काम करते हैं, ठीक है। फर्टाइल वो होते हैं जो बीज की तरह काम करते हैं। आप उनको लगाइए, बीज को पानी दीजिए, खाद दीजिए, ठीक है, सनलाइट दीजिए, पानी दीजिए, ये सब दीजिए, तब जाके ये फल देंगे। और जो ये फल होता है ये फिजाइल मटेरियल होता है, ठीक है, ये फिजाइल मटेरियल होता है। फिजाइल और फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फिजाइल वो एलिमेंट होते हैं जो आराम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो आराम से स्प्लिट अपार्ट हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है, वो आराम से न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट में क्या होते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जिनके चलते फर्टाइल मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फिजाइल मटेरियल में। जैसे यूरेनियम 238 है जो कि क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, ठीक है, फर्टाइल मटेरियल है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लूटोनियम 238 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फिजाइल है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है।
देख लेते हैं आगे ये क्या बोल रहे हैं। द PFVR इन कलपक्कम विल यूज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ प्लूटोनियम 239 derived from reprocessed spent fuel from the thermal pressurized heavy water reactors and uranium 238 as fuel to generate energy in nuclear reaction. This reaction will also produce or breed more plutonium 239. This is possible because reaction converts both uranium 238 in the fuel mix as well as blanket of depleted uranium surrounding the core into plutonium. ठीक है, तो यही ट्रांसम्यूटेशन होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को सिर्फ ट्रांसम्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग गवर्नेंस के बारे में बात कर लेंगे। एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर गवर्नेंस इंडिया में कैसे होती है। तो जो गवर्निंग बॉडी है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो वो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले आपको एक बात बता दें, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बना था वो 1948 में फॉर्म हो गया था। ठीक है, 1948 में क्या हुआ था, इंडियन एटॉमिक एनर्जी फॉर्म हुआ था। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया 1954 में। ठीक है, तो पहले इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन था 1948 तक, उसके बाद 1956 में इसका नाम बदल के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, ये हुई फाउंडेशन की बात। इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को क्या करता है, गवर्न करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड कौन है, तो वो है डायरेक्ट चार्ज होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ठीक है, PM ऑफ इंडिया जो होते हैं वो डायरेक्ट चार्ज रखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे, जिनके अंदर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया आता है। इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो होमी जे भाभा थे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे होमी जे भाभा हुए थे। ये हमारे क्या है, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर भी हैं। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है, तो वो होमी जे भाभा जी ही हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कंफ्यूज ना होइएगा दिल्ली से। ठीक है, ये दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है एटॉमिक एनर्जी का, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिटोनेट किया था अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट पोखरण। ठीक है, इसको इस ऑपरेशन को क्या नाम होता है, इस ऑपरेशन का क्या नाम होता है, आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, राजस्थान को 18 मई 1974 को डिटोनेट किया गया था अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस। ठीक है, तो इनकी सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वही है। उसके बाद 99 में डिटोनेशन हुआ, ये भी है। ठीक है, साथ ही साथ ये अदर एटॉमिक साइंटिस्ट को ट्रेन करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, रिसर्च सेंटर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये मुंबई में है। ठीक है, ये फैक्चुअल बेसिस पे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपसे ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये कोलकाता में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये हैदराबाद में है। और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप ये हरियाणा में है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व है न्यूक्लियर एनर्जी में, तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि सिंहभूम में है। फिर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और भाविनी है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियर PSUs हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है हैदराबाद में। तो ये पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इंडिया के न्यूक्लियर आर्किटेक्चर का। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, देखते हैं। UPPC GIC 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, बिल्कुल सही, हम लोग इसके बारे में पढ़ते आए हैं। ऑप्शन बी कह रहा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, अभी हमने देखा हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं, ये तो प्रयागराज में। ठीक है, ये चेन्नई गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक बात है, कोलकाता। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है जिसमें ऑप्शंस में ही आंसर हो। जैसे आपको पता चल गया साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कोलकाता में। अब आप डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको सही आंसर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप ऑप्शन से वंचित रह जाएंगे। तो ज़रूरी ये बात इसलिए है कि आप साथ ही साथ क्या करिए, क्वेश्चंस को भी पढ़िए। क्वेश्चन में भी कई बार आंसर दिया होता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप होलिस्टिक नॉलेज लेते हुए चलें। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। The Harishchandra Research Institute is a premier institution dedicated to research in mathematics and in theoretical physics. It is located in Prayagraj, UP, and is funded by Department of Atomic Energy, Government of India.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, IAS 2001 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में देखा है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन हैदराबाद में है, बिल्कुल ये होता है रेगुलेट एटॉमिक एनर्जी से, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हैदराबाद में है। हैवी वाटर बोर्ड कहाँ है, मुंबई में है, ये भी होता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ है, ये भी मुंबई में है। और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड कहाँ है, ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। तो ये चारों ही होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च देख लिया हमने, हैवी वाटर बोर्ड मुंबई में है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जाडूगुड़ा झारखंड में है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें क्या आती है, किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर होता है, डायरेक्ट ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके, PM ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये डायरेक्ट सुपरविजन में होता है PM ऑफ इंडिया के, ठीक है। कब आया था ये एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ऑफ इंडिया, 1954 में आया था। ये सारी बातें हमने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, UPPCS मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट, हैवी वाटर कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो हैवी वाटर जो है बॉम्बे में मैन्युफैक्चर होता है। बॉम्बे में कहाँ, बॉम्बे में एक जगह है ट्रॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे का भाई ट्रॉम्बे, ठीक है, ट्रॉम्बे में ये होता है। तो हैवी वाटर बोर्ड एट ट्रॉम्बे मुंबई ओवरसीज द प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है। किसका आइसोटोप होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन्स और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे एटॉमिक वेट सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनके सेम होते हैं उनको आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, प्रोटियम है, इनके प्रोटॉन्स तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस न्यूट्रॉन्स में है, ठीक है। इट हैज 7 हैवी वाटर प्लांट्स एट ट्यूटिकोरिन, कोटा, बड़ौदा, थाल, तालचेर, मनुगुरु और हजारा, ठीक है, हजीरा सॉरी। तो ये आप सातों के सातों हैवी वाटर प्लांट्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 2015 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिपीट होके, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एटॉमिक पावर स्टेशन एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ उनकी सिचुएशन दी है, या उनका जिला दिया हुआ है, या उनका राज्य दिया हुआ है, किस राज्य में वो स्थित है। ईजी है हम लोग के लिए। तो कलपक्कम कहाँ है, पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के पास, कहाँ, तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑप्शन A3 हो गया। नरोरा कहाँ है, नरोरा हमारे अपने राज्य उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में है, ठीक है। 1991 में ये क्या हुआ था, ऑपरेशनलाइज हुआ था 1991 में, ठीक है। काकरापारा कहाँ है, काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। ट्रॉम्बे कहाँ है, अभी पढ़ा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए ना, बी क्या कह रहा है, A3 बी नरोरा 1, हाँ, तो बी सही है, ठीक है, बी सही है। कलपक्कम इज अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु मोस्टली फेमस फॉर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड रिसर्च इंस्टॉलेशंस। नरोरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। Kakrapara Atomic Power Station is a nuclear power station lies in the proximity of city Vyara. Vyara मतलब सूरत, ठीक है, in the state of Gujarat. Trombay is northeastern suburb in Mumbai. India is famous. It is famous for Bhabha Atomic Research Center, ठीक है, Bhabha Atomic Research Center। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। देखते हैं, पहला बोल रहा है ऑप्शन ए राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, ये क्या उदयपुर में है। हमने आपको बताया था, जब हमने मैप के हिसाब से पढ़ाया था, मैप में बता के आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं। तो राजस्थान वाला हमने आपको बताया था ये कौन से जिले में है, तो ये रावत भाटा एक जगह है, रावत भाटा वहां पे है, ठीक है, रावत भाटा में है, ये उदयपुर में नहीं है, इसको याद रखिएगा, रावत भाटा में है, ठीक है, रावत भाटा में है, रावत भाटा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देख लेते हैं आगे, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नरोरा कहाँ है, तो अभी हमने बताया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, हमने देखा था कहाँ पे है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। काइगा कहाँ है, काइगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका में, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट ऑप्शन ए बिकॉज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन रावत भाटा, कोटा, राजस्थान, नॉट इन उदयपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये रावत भाटा कोटा में है, ना कि उदयपुर में है, ठीक है। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है, द एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन,
ठीक है। तो एटॉमिक पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है देखते हैं। नरोरा, नरोरा कहाँ है? नरोरा बुलंदशहर यूपी में है, तो नरोरा में तो एटॉमिक पावर स्टेशन है ही है। घाटशिला में है क्या? घाटशिला में तो हमने नहीं पढ़ा है। कलपक्कम तमिलनाडु, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये सही है। नांगल, नांगल में तो डैम है, ठीक है, नांगल में तो डैम है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 1 और 3 होगा वो सही होगा। ऑप्शन 8, 2 एंड 4 नहीं, 1 एंड 3, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही है। एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट बोथ नरोरा एंड कलपक्कम। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट कलपक्कम अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई. It is India's first fully indigenously constructed nuclear power station. It has 2 units, 220 megawatts capacities each, and on the other hand Narora atomic power station is located in Narora, Bulandshahr. It has 2 units of 220 megawatts. ठीक है, कैपेसिटी भी हल्का हल्का दिमाग में रखते जाइएगा, हो सकता है आपसे यही पूछ ले, कैपेसिटी के हिसाब से मैच द फॉलोइंग आ जाए कि आप सही कैपेसिटी वाले पावर प्लांट को उनसे मैच करवाइए, ठीक है। इसीलिए जब हमने आपको लिस्ट दी थी मैप के साथ, तो उसमें कैपेसिटी भी बता रखी है ताकि कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑप्शन 60 कह रहा है, क्वेश्चन 60 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन सेस्मिक जोन 4। अब हमको 4 सेस्मिक जोन पता हो तब तो सेस्मिक जोन 4 कौन सा होता है? यूपी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है, यूपी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो ये ऑप्शन सी नरोरा इज द राइट आंसर। कायगा कहाँ है? कायगा कर्नाटका में है। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। और तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र, मुंबई में है, ठीक है। तारापुर सबसे पुराना है क्योंकि ये 1969 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, ठीक है, 1969 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिवली रिसेंट इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो उस समय रिसेंट लोकेशन जी रिसेंटली ऑपरेशनल जो हुआ था 2000 में वो कायगा था, ठीक है, ये हमने देखा था। कायगा जो है 2000 में ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है। कायगा किस नदी के आसपास है? तो कायगा एक रिवर काली है वहां पे, उत्तर कारवार डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका की, वहां पे स्थित है, ठीक है। इनकी यूनिट क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है? तो 220 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो बात आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। रशिया हैज एग्रीड रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट कुदनकुलम इन तमिलनाडु, ठीक है। तो कुदनकुलम जो है इंडिया का लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 6000 मेगावाट है, ठीक है, 6000 मेगावाट है। ये तमिलनाडु में है और रशिया की मदद से बन रहा है, ठीक है, रशिया की मदद से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, रशिया की मदद से बनाया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ये 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे रशिया की मदद से, ठीक है, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन कुडनकुलम की मदद से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इन कुडनकुलम तमिलनाडु 1000 megawatt pressurized heavy water reactor units based on Russian technology are being erected in phase 1 of the project. Additional 4 units are scheduled to be added as per the agreement signed between India and Russia in December 2008. At present, there are 2 units of 100 megawatt each are operationalized here. Unit 3 and 4, 100 megawatt each, are expected to start commercial operation in 2024. Construction of units 5 and 6 commenced in June 2021, which is scheduled to be completed by 2627, ठीक है। तो आपको याद रखना है रशिया इसमें मदद कर रहा है बनाने में। कुडनकुलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? तो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं और कैपेसिटी कितनी है? तो लगभग 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। आईएएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हेवी वाटर क्या करता है? हेवी वाटर एक्ट करता है मॉडरेटर की तरह, ठीक है। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको बताया था कि हेवी वाटर का क्या काम होता है, तो मॉडरेट करता है, ठीक है। ये कूलेंट नहीं है अभी यहाँ पे, मॉडरेटर है, ठीक है, ये मॉडरेटर है, तो आप याद रखिएगा ये क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, स्लो डाउन करता है। अगर स्लो डाउन नहीं होंगे न्यूट्रॉन्स तो क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है। तो हेवी वाटर क्या होता है? हेवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। Heavy water is also called deuterium oxide, which contains a larger than normal amount of hydrogen isotope deuterium, ठीक है। तो ड्यूट्रियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन द रिएक्टर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स produced in fission so that chain reaction can be sustained. Many reactors also use light water or normal water, graphite or beryllium oxide as moderator in India. In India mainly heavy water is used as moderator in nuclear reactors, ठीक है। ये सारी बातें हमने
हमने की थी, आपको बताई थी हेवी वाटर्स कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मल वाटर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी बातें हमने देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या बोल रहे हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय विच प्रोसेस। 38 बीपीएससी 92 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब आप समझ गए कि या तो फिजन होगा या तो फ्यूजन होगा। ठीक है, अगर आपको बस इतना पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फिजन या फ्यूजन होता है, तो आप बहुत ईजिली ये जो क्वेश्चन है बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए फिजन प्रोसेस बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स, ना भाई। ऑप्शन सी कह रहा है बाय बर्निंग फिनाइल सब्सटेंसेस, नहीं नहीं। बाय यूजिंग रिफाइंड हार्ड वाटर, नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको समझ में आता है कौन सा प्रोसेस यूज होता है, या तो फिजन या तो फ्यूजन। तो हमने आपको बताया है कि न्यूक्लियर फिजन में कौन कौन से रिएक्टर्स यूज होते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन में कौन कौन से रिएक्टर्स यूज होते हैं, न्यूक्लियर फिजन में हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स यूज होते हैं और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूज होते हैं न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन से रिएक्टर्स यूज होते हैं, तो प्लाज्मा रिएक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, ITER करके एक रिएक्टर है, फ्रांस में है, वहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, क्योंकि फ्यूजन का प्रोसेस रिक्वायरमेंट होती है फ्यूजन के प्रोसेस की बहुत हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी। ऐसा एटमॉस्फेयर जो है सिर्फ सन्स में, सन जो सूरज होता है या स्टार्स में, प्लैनेट्स में, ये सब यहाँ पे दिखता है, ऐसे अर्थ पे नहीं दिखता है। इसीलिए क्या किया गया, ITER में जो फ्रांस में है वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस बनाई गई है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस बनाई गई है और कि इतना हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी हो ताकि फ्यूजन का प्रोसेस वहाँ पे कैरी आउट हो सके। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय इट्स फ्यूजन प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर फिजाइल मटेरियल दैन इट बर्न्स। ठीक है, ऑप्शन 68, क्वेश्चन 68 देखते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। अ ब्रीडर रिएक्टर इज दैट विच प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल दैन इट बर्न्स। ठीक है, सिर्फ इसका ये काम होता है, हमने आपको कई बार बताया, ट्रांसम्यूटेशन का काम होता है इनका। ये क्या करते हैं, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं, और प्लूटोनियम 239 जो है क्या है, ये फिजाइल मटेरियल्स है, तो प्लूटोनियम 239 ढेर सारे फिजाइल मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन पोजीशन टू सेल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स टू अदर कंट्रीज। द रिएक्टर्स इन क्वेश्चन वुड बी कैपेसिटी ऑफ। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कहीं से भी हो सकती है, मतलब 220 से 540 मेगावाट तक कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देख लेते हैं कहाँ पे है 220 से 540 की। तो ऑप्शन ए कह रहा है 200 मेगावाट से 500 मेगावाट, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है 240 मेगावाट से 540 मेगावाट, ये थोड़ा सा नज़दीक है। ऑप्शन सी कह रहा है 220 टू 550, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है 440 मेगावाट टू 700, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, हालांकि ये भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इसका क्या आंसर है, अच्छा इसका स्टार आंसर है। ठीक है, इसका स्टार आंसर है, देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन अ पोजीशन टू सेल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑफ 220 मेगावाट और 550 मेगावाट टू अदर कंट्रीज। दिस स्टेटमेंट वाज डिलीवर्ड बाय चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन श्री कुमार बैनर्जी। तो आप ये याद रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है 220 मेगावाट या 540 मेगावाट के क्या किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं, यूपीपीसीएस में 2014 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी है, तो ये कुदनकुलम की है। ठीक है, कुदनकुलम की लगभग 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, 6000 मेगावाट के लगभग की कैपेसिटी है कुदनकुलम की। ठीक है, विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट एट प्रेजेंट, कुदनकुलम इज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, ये तब की बात है जब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहाँ पे 6 रिएक्टर्स बन रहे हैं, तो 6 रिएक्टर्स की जो यूनिट है, जो कैपेसिटी है हर एक रिएक्टर की 1000 मेगावाट है। 6 रिएक्टर्स बन रहे हैं तो 6000 मेगावाट हो गई। ठीक है, विद अ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट एट प्रेजेंट, कुडनकुलम इज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। काइगा एटॉमिक पावर हैज 4 यूनिट्स, ऑल ऑफ द 4 यूनिट्स आर स्मॉल साइज।
of 220 megawatt. Therefore, total installed capacity is equal to 880 megawatt. Tarapur Atomic Power Station has 1400 megawatt. Kakrapara has 220 megawatt and 700 megawatt. Therefore, total installed capacity is 1840. ठीक है, देखा आप ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में अगर ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटी आपको रट के जानी है। ठीक है, कब आपसे पूछ ले, देखिए यहीं पे इनडायरेक्टली ही पूछ लिया कि इंस्टॉल कैपेसिटी किसकी कितनी है। अभी क्या होता है, ये क्वेश्चन को अगर हमको फिर से पूछना है लेकिन थोड़ा सा फेरबदल करके पूछना है तो हम क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग में एक तरफ कायगा, कुंडनकुलम, कायगा, तारापुर दे देंगे और एक तरफ उनकी कैपेसिटीज दे देंगे तो, और हम बोलेंगे कि मैच करवाइए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन कुंडनकुलम के नाम पे 2014 में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं फेरबदल करके थोड़े थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यूपी लोअर सब 2008 में पूछा गया है। ये आपसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडियाज टोटल एनर्जी जनरेशन इज। ठीक है, इसके ऑप्शन है 60%, ना भाई। ऑप्शन बी 27%, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी सी 10%, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी 3% भी नहीं है। ठीक है, इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हमने ये जो है डेटा उठाया है। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2023 का यहाँ पे हमको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर जो जनरेट करती है वो 24% टोटल एनर्जी जनरेट करती है। स्टेट सेक्टर जो जनरेट करता है वो 25.3% और प्राइवेट सेक्टर 50% एनर्जी जनरेट करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डेटा है, आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि 1 साल पुराना है पर यही हमको मिला है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का कितना है, तो फॉसिल फ्यूल का जो टोटल फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है या कंट्रीब्यूशन है तो वो 56.8% है, जिसमें कोयले से लगभग 49.1% एनर्जी ड्रॉ की जाती है, लिग्नाइट से 1.6%, गैस से 6.0% और डीजल से 0.1%। ठीक है, तो लगभग 50% जो है वो फॉसिल फ्यूल से आता है। ठीक है, लगभग 50% आप ये भी मान सकते हैं कि कोयले से आता है। ठीक है, तो कोयला जनरेटेड एनर्जी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या स्थिति है। तो आगे जो स्थिति हमको दिख रही है नॉन फॉसिल फ्यूल्स में देखते हैं। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स में क्या स्थिति हमको दिख रही है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स में हमको ये स्थिति दिख रही है कि जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसमें हाइड्रो सबसे ऊपर है, सॉरी हाइड्रो नहीं, हाइड्रो है, विंड, सोलर एंड अदर रेन्यूएबल एनर्जी क्या है, सबसे ऊपर है। लगभग 30% जो है यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फिर विंड से 10.3%, सोलर से 16.1%, फिर क्या बायोमास से 2.5%, वेस्ट टू एनर्जी से तो बहुत ही कम होगी अभी, 0.1% है, और स्मॉल हाइड्रो पावर से 1.2% है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कई कई बार यहीं से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियर में देखिए जो हमारे क्वेश्चन का मुद्दा है 1.6%। ठीक है, 1.6%। अब ये भले 1 साल पुरानी है, वैसा थोड़ी ना 1.6 बढ़ के 3% हो जाएगा, तो ये 1.6 ही रहेगा। ठीक है, लगभग 1.6 या मैक्स हुआ तो 1.8% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, लगभग 2% से भी कम हमारी जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, उसमें न्यूक्लियर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 2% है। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी इज 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आफ्टर थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल। परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन वाज अबाउट 3% in question period. According to the data of 31 March 2024, there are 23 nuclear reactors, excluding Rajasthan Atomic Power Unit of 1 megawatt, which is closed in 2004. Commercially operational India, whose total capacity is 80 megawatt, which is about only 1.83% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लगभग 1.8% जो है जनरेशन कैपेसिटी है न्यूक्लियर की। अभी हमने आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर का डेटा दिखाया था। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 72 लेते हैं। बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, ये तो सभी को पता होगा हमारे हिसाब से। ओपेनहाइमर तो सभी ने देख ली होगी मूवी, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो पता ही चल गया होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, जिनको नहीं पता है वो देख लें। अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये पहला न्यूक्लियर वेपन्स अराउंड 1946-47 में जो प्रोड्यूस किया गया था वो अंडर मैनहट्टन प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जिसके जो डायरेक्टर थे वो थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनके नाम पे मूवी बनी है और जिनको काफी ऑस्कर अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, सिलियन मर्फी जो उनमें ओपेनहाइमर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, बेहतरीन एक्टर है, उनको क्या मिला है, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, सिलियन मर्फी। ठीक है,
तो ये आपको ऑप्शन ए सही हो गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज अ प्रोग्राम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टू प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। इट वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर वाज डायरेक्टर ऑफ लॉस एलमोस लेबोरेटरी दैट डिजाइन द बॉम्ब्स। ठीक है, रॉबर्ट ओपनहाइमर। फिर जब न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने टेस्ट किया था तो इन्होंने भगवद गीता का कोट किया था। ठीक है, भगवद गीता का कोट यूज किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार मूवी देख लें, क्योंकि इसमें ऐसी मूवी आपको देखनी चाहिए। मानते हैं कि थोड़ा आपका टाइम समय चला जाएगा, पर ये ऐसे समय क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए ऐसी मूवीज़ को देख के। ओपनहाइमर के साथ बारबी मूवी भी आई थी। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ओपनहाइमर वाली मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपको एटलीस्ट थोड़ा सा कंटेक्चुअल नॉलेज रहेगी कि चीज़ें कैसे कैसे टर्न आउट हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, कैसे कैसे टर्न आउट हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 1945 में, तो इन्होंने बोला था नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोला था। ठीक है, कृष्ण भगवान ने ये बोला था कि मैं ही सारे ब्रह्मांड का जनक हूँ और मैं ही सारे ब्रह्मांड का ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था नाउ आई एम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये कहाँ का कोट था, ये भगवत गीता का कोट था। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से लोग, कितने हाईली इंटेलेक्चुअल लोग, हाईली प्रोग्रेसिव लोग भी कभी कभी आके धर्म पे या अध्यात्म से जुड़ ही जाते हैं। धर्म से नहीं, अध्यात्म से जुड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो अध्यात्म होना जरूरी है जीवन में, धर्म हो या ना हो। ठीक है, और धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। धर्म से धर्म पहला पड़ाव मान सकते हैं आध्यात्म का, लेकिन जो आध्यात्म है वो एक बेहतरीन चीज़ है। आप तो अब समझदार हो ही गए होंगे, इतने समझदार आप लोग नहीं हैं कि समझ में आ जाए धर्म और आध्यात्म कैसे कैसे अलग है और कैसे कैसे साथ साथ है। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुत ज्ञान देने लगते हैं आप लोग को, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट 1974 वॉज, तो ये तो सबको पता ही होगा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, 99 में एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम आप बताइए। ठीक है, 1999 में ऑपरेशन हुआ था, चोरी छुप के हुआ था, जिसमें अब्दुल कलाम साहब भी थे, उसका नाम आप बताइएगा। ठीक है, 1999 में हुआ था। ठीक है, आप बताइएगा। तो इसका आंसर तो ऑपरेशन ए है, स्माइलिंग बुद्धा। एमईए डेजिग्नेशन पोखरन 1 was the assigned code name of India's first nuclear weapon explosion on May 18, 1974। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, 43rd बीपीएससी 99 में पूछा गया है। ये आपसे पूछ रहा है पोखरन 2 टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन। ठीक है, तो पोखरन 1 कब कंडक्ट किया गया था, पोखरन 1 18 में 1974 को किया गया था। पोखरन 2 जो कंडक्ट किया गया था वो इंडिया साइंस डे के नाम से जाना जाता है, सॉरी इंडियन टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाता है। 11 मई 1998 को ये कंडक्ट किया गया था, 11 मई 1998। और इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन पोखरन टेस्ट हुआ था। इसी दिन एक हेलीकॉप्टर था, नाम नहीं याद आ रहा है, उसका भी टेस्टिंग हुई थी, और एक चीज़ हुई थी इस दिन जो है 11 मई 1998 को तीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया में, पोखरन 2 बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 11 मई 1998 को क्या हुआ था, 11 मई 1998 को पोखरन टेस्ट हुआ था। कहाँ पे, ऑपरेशन पोखरन मतलब राजस्थान में, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, आपको ये याद रखना, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन शक्ति पूछ रहा है आपसे, ऑपरेशन शक्ति क्या है। ऑपरेशन शक्ति अभी हमने देखा 75th क्वेश्चन, सॉरी 74th क्वेश्चन में देखा हमने। ऑपरेशन शक्ति क्या है, ये न्यूक्लियर टेस्ट है। ठीक है, ये न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट एट पोखरन इन 1998। ठीक है, राजस्थान में हुआ था ऑपरेशन शक्ति 98, आपको याद रखना है। और मई 11 और मई 13 को 1998 को, हमने शायद आपको 99 बोला था, 1998 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा। तो 1998 में ये डेवलपमेंट हुआ था, और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलिएगा नहीं आप, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखते हैं। एमपीपीसीएस प्री 98 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है इन मई 1998 इंडिया हैड कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। पोखरन कहाँ पे? अभी हमने देखा पोखरन राजस्थान में, ठीक है। तो ऑपरेशन शक्ति के बारे में हम क्या जानते हैं? ऑपरेशन शक्ति के बारे में ये जानते हैं मई 1998 में हुआ था, ठीक है। मई 1998 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान में हुआ था, पोखरन जगह है राजस्थान में, ठीक है। पहला ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है। दोनों मई में ही हुए थे, बस डेट्स अलग अलग है, ठीक है। 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आई थी हमारी 1999 में, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उसके बाद आई थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। क्योंकि क्या था, कारगिल ये पाकिस्तान है खाली गीदड़ धमकी देती है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये बोला है कि सबसे पहले तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन जो हमारे पास है, पर अगर किसी ने किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और ये सच बात है, इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है, ठीक है। स्पेशली नेवी वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है। आपको पता होगा अभी आईएनएस अरिघट क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। उससे पहले आईएनएस अरिहंत था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इंडिया की, हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने अपने देश पे कभी वो नहीं करना है कि हमारा देश पीछे है। हमारा देश जैसा है अच्छा है और हम उसको आगे बढ़ाने में तत्पर रहेंगे, ठीक है। राष्ट्र प्रेम हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है। हम जिंगोइस्टिक बात नहीं कर रहे हैं, पर राष्ट्र प्रेम हमेशा होना चाहिए, ठीक है। हम कहाँ से शुरू किए थे? 1947 से शुरू किए थे। कैसे 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 करके आज हम लोग 2024 में खड़े हुए हैं एकदम मजबूत स्थिति के साथ। अपने देश में कमियां हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट मांगती हैं, लेकिन वो हर जगह है, वो हमारे देश में ही स्थित नहीं है, वो हर जगह है, ठीक है। चाहे आप वो कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री देख लें या कितनी ही अथॉरिटेरियन कंट्री देख लें, ठीक है। खैर ज़्यादा बकवास अब नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं भी, ठीक है। तो क्वेश्चन 77, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो फर्स्ट यूज, साथ ही साथ यूनिलैटरल मोरेटोरियम, साथ ही साथ मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित नो फर्स्ट यूज मतलब पहला यूज कभी नहीं करेंगे। यूनिलैटरल मोरेटोरियम मतलब हमने खुद अपने आप पे मोरेटोरियम लगा रखा है अपनी तरफ से, ठीक है। मोरेटोरियम मतलब बैन लगा रखा है। और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस मतलब हम सिर्फ उतना ही वेपन बनाएंगे जितना हम दूसरों को, मतलब जो हमारे ऊपर अटैक करेगा उसको हम भयभीत कर सके, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, हम उतना ही बनाएंगे। हम बहुत स्टॉक पाइलिंग नहीं कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर लेंगे कि हम बेचें उसके बाद, ठीक है। हम मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस ही मेंटेन रखेंगे अपना। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जो है कुछ इंपॉर्टेंट फसेट्स हैं, ठीक है। 1999 में आई थी, के सुंदर जी थे, उनकी कमेटी बनी थी, ठीक है। के सुंदर जी कमेटी बनी थी जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया की इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो ड्राफ्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर वाज प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड इन अगस्त 1999। द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आप ये याद कर लीजिएगा NUM के नाम से, नम के नाम से, ठीक है। NUM, एन से क्या है? एन से है नो फर्स्ट यूज, यूज है यूनिलैटरल मोरेटोरियम, और एम से है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है। NUM से नाम, NUM से आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे बढ़ते हैं। IAS 2017 का क्वेश्चन है, तो ये उस समय का करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 आपसे कह रहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है वो यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में क्या किए जाते हैं? कंडक्ट किए जाते हैं। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या रहा है? इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा इसके, नीदर 1 नॉर 2। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2009 बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, इन विच ही प्लेज्ड टू होल्ड अ ग्लोबल समिट ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन 2010 एज अ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू सिक्योर ऑल वल्नरेबल न्यूक्लियर मटेरियल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 4 years। देयर वर 4 समिट्स इन टोटल। इन वॉशिंगटन 2010 में हुआ था, सोल साउथ कोरिया इन 2012 हुआ था, नेदरलैंड्स में हुआ था 2016 में, और फिर वॉशिंगटन DC में हुआ था 2016 में ही, ठीक है।
तो ये जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स वाज फाउंडेड इन जनवरी 2006 एज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स फ्रॉम बोथ न्यूक्लियर वेपन एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स है ये भी इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अफिलिएटेड नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, और ये कब बना था आप ये बताइएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन ईयर हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। ये बोल रहा है सर्न, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो सर्न है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? सर इज अ फ्रेंच एक्रोनिम ऑफ द नेम ऑफ प्रोविजनल बॉडी फाउंडेड 2 years बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये कैसा रीजन हुआ? ठीक है, ये तो रीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि रीजन स्टेटमेंट सही है पर रीजन का लॉजिक नहीं सही है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है पर रीजनिंग जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर कहीं से करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हमको प्राप्त होंगी तो हम लोग इसको येलो मार्क कर लेंगे। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इज अ यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। CREN is French acronym of provisional body that was founded in 1952, just 2 years before the organization came into existence, that is 1954. It was established in northwest suburb of Geneva on Franco-Swiss border। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में जिनीवा पे स्थित है। CERN कब बना था? 1984 में। ठीक है, तो इसमें दो बातें आप याद रखिएगा कि 1984 में बना था CERN और कहाँ पे है? जिनीवा में। ठीक है, जिनीवा में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 80 लेते हैं। IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज द इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट टू बी रिएक्टर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड। तो ये सदर्न फ्रांस में आएगा। ठीक है, ITER के बारे में हमने आपको बताया था अपने इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स प्रोग्राम में। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेजेस वाले प्रोग्राम का जो चैप्टर है हमने उसमें आपको बताया था। उसकी शुरुआत में आपको लिंक भी मिला होगा ऊपर, जो दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको हमको नहीं बताया, क्या कहते हैं, टाइट नहीं कुछ कहते हैं ऊपर, कार्ड कहते हैं क्या? ठीक है, कार्ड या एंड स्क्रीन कहते हैं, तो उसमें दिखाया होगा आपको। नहीं भी दिखाया तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा। 1 घंटे का वीडियो है, उसमें फिजन रिएक्टर्स में कौन कौन से यूज होते हैं और फ्यूजन रिएक्टर्स में कौन कौन से यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये सदर्न फ्रांस में बनेगा और इसका काम क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करना। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करना। जब हम अपने चैप्टर में आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिक्स बता रहे थे तो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की कंडीशंस बताई थी। क्या क्या थी? हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी। ठीक है, ऐसी चीज़ें सिर्फ सूरज में मिलती हैं या स्टार्स में मिलती हैं, दूर दराज तारों में मिलती हैं ऐसी कंडीशंस जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये सदर्न फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो ITER क्या है? इट इज अ लार्ज स्केल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इंटेंडेड टू प्रूव द वायबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज एन एनर्जी सोर्स। ITER is currently under construction in the France in an unprecedented international effort। 7 पार्टनर्स जिसमें इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव पूल्ड देयर फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक रिसोर्सेज टू बिल्ड बिगेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इन इंडियन हिस्ट्री। इन हिस्ट्री इंडिया ने लगभग 10% कंट्रीब्यूशन किया है इस रिसर्च रिएक्टर में। One more fact about ITER is that it will not produce electricity, but it will resolve critical scientific and technical issues in order to take fusion to the point where industrial applications can be designed। ठीक है, तो क्या किया जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक और टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा, जिससे क्या होगा? फ्यूजन जो है फ्यूजन को ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी साथ ही साथ यूज़ होते चले। ठीक है, देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 81 क्वेश्चन। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज? इमीडिएट एडवांटेज इसका क्या होगा? फ्यूजन रिएक्टर के
सक्सेसफुल होने का, ठीक है। इसका इमीडिएट एडवांटेज यही होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ऐसे रिएक्टर्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। बस यही पता चलेगा हमको कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या कर रहा है, उससे पहले ये पता चल जाएगा कि ऐसे रिएक्टर्स बनाने कैसे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर, हाँ भाई, थोरियम यूरेनियम ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब फिजन में यूज़ होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक। ऑप्शन बी कह रहा है इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन, नहीं, सैटेलाइट नेविगेशन की तो कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है इट कैन ड्रास्टिकली, जहाँ पे ऐसे वर्ड आ जाए ड्रास्टिकली, हेविली, हाईली, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है और उनसे बचना चाहिए। इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फिजन रिएक्टर्स, फिजन है ही नहीं, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी गलत हो गया, ठीक है। लास्ट में कह रहा है इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, बिल्कुल फ्यूजन रिएक्टर्स डेवलप हो पाएंगे, ठीक है, फ्यूजन रिएक्टर्स डेवलप हो पाएंगे।